students? Today we discuss about the next lesson as water and the plant relation. The head says to us. Heading हमें क्या बताती है? क्या बताती है? The relation of water how to be maintained by the plant. Yeah, otherwise there may be we have to study as a relation in between the plant and water. यानी plant और water के बीच में क्या relation है इसे हमें अच्छी खासी डिटेल एक्सप्लेनेटिव प्रपोर्शन में पढ़ना है। सबसे पहले हमें इतना पता है कि मैं प्लांट जो है वो भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सर्वाइव करते तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर प्लांट जीवित रहते तो वो सिर्फ किस बेस पर? पानी की बेस पर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वी आर द एनिमल्स एंड एनिमल्स ओनली लाइव ओनली बेसिस ऑफ ऑन द मे बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ऑक्सीजन, राइट। हम लोग जीवित रहते हैं प्राणी, लेकिन प्राणी जीवित किस बेस पर रहते हैं? ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ, जैसे बोलते जैसे प्लांट लेते वाटर तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। हमारे लिए अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो कौन होता है? ऑक्सीजन। एज उसी तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स की सर्वाइवेशन के लिए अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होता है तो वो इम्पॉर्टेंट क्या होता है? वाटर। उसके अलावा हमें इतना पता है कि फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम प्लांट्स विच कैन बी हैव वाटर, may be their nutrients, food, also exchange the gases O2 and the CO2, right, from their surrounding medium. So maybe again that there may be the productivity of an plants which are mainly we depend on the availability of an water. यानी अगर प्लांट्स जो फूड बनाते हैं या खाना जो बनाते हैं वो खाना बनाते समय में उनके लिए अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेलेबिलिटी अगर किसी की होनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? वाटर की होनी चाहिए। अगर कंटेंट ऑफ वाटर मे बी हैव इज़ इन अ लेस कंटेंट और हैव इज़ इन अ मोर कंटेंट, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो भी फ्रूट प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट करेगा और पानी अगर लेस भी हो गया तो भी फूड प्रोडक्टिविटी पर असर करेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इन अ प्लांट्स में भी अफेक्टेड बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एन वाटर, कि अगर पानी अवेलेबल नहीं है वातावरण में, एनवायरनमेंट में, तो नेचुरल है कि प्लांट सही तरीके से खाना नहीं बना पाएगी। ओके, अब एक हमने सेंटेंस यहाँ पर दिया है एलेक्सायर ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द एलेक्सायर? एलेक्सायर का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए कोई एक आवश्यक कंटेंट, आवश्यक फैक्टर। तो यहाँ प्लांट्स के लिए कौन आवश्यक है? वाटर इसेंशियल है, वाटर आवश्यक है, राइट। तो मे बी इस वजह से वाटर इज सेड टू बी द एलेक्सायर ऑफ लाइफ। कैसे? तो मे बी वी हैव टू नो दैट every cell or the every content of an plants which can be made up of only and only by the water। यानी हम ऐसा बोल सकते कि सेल और द सेल ऑर्गेनल्स, सेल हो चाहे सेल के अंदर की ऑर्गेनल्स या अदरवाइज कंटेंट इन अ सेल या अदरवाइज हमने कहा कंटेंट इन सेल ओनली एंड ओनली कंस्टिट्यूट बाय द वाटर। सारे के सारे कंस्टिट्यूट किससे बनी होती है? क्या भरी होती है? प्लांट में, प्लांट की सेल में, प्लांट की सेल ऑर्गेनल में या प्लांट की साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में अगर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? वाटर ही होता है। ओके, उसके अलावा मे बी इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल्स इन अ प्लांट्स। अगर हम बोलेंगे कि प्लांट्स के सेल की एक खास तरह की जो भी शेप एंड साइज होती है वो, और टर्जिडिटी यानी कितना फुला होना चाहिए, किस तरह का उसमें कंटेंट किस आकार में भरा होना चाहिए, जिसे बोलते हैं टर्जिडिटी, घनता। तो ये अगर कोई मेंटेन करता है तो कौन मेंटेन करता है? प्लांट्स में मे बी एज बाय द वाटर। क्यों? तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में नंबर ऑफ कंटेंट्स होते हैं, पर अगर ब्लड में कंटेंट ऑफ वाटर कम हो जाए और में भी कुछ जो कंसिडरेशन में जो अदर फैक्टर्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और में भी प्लेटलेट्स या भी प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये अगर वाटर कंटेंट की कंपैरिजन में अगर ज़्यादा हो जाए तो हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते देयर मे बी टर्जिडिटी ऑफ एन ब्लड इज़ मोर।
कि टर्जिडिटी ब्लड की कैसे हो गई, ज़्यादा हो गई, घनता ज़्यादा हो गई, घनता ज़्यादा हो गई जिसे हम नाम देते हैं विस्कोसिटी अल्सो। अलग अलग तरीके से अलग अलग जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग उस बेस पर टर्जिडिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारा ब्लड गाढ़ा हो गया, टर्जिड हो गया, तो शायद सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट में, प्लांट की सेल में भी अगर वाटर जो है वो वाटर अगर कुछ अपनी वाटर कंटेंट में है, नॉट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द विस्कस सॉल्यूशन, कि विस्कस सॉल्यूशन में नहीं है, तो मे बी वो अपने आप में उस सेल का शेप एंड साइज भी मेंटेन करेगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी मेंटेन करेगा, लाइक एन सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वैसे उनकी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन थ्रू वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कि उनकी बॉडी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है, उसे वाटर सर्कुलेट किया जाता है। वाटर सर्कुलेट किया जाता है मतलब विथ वाटर डिजॉल्व्ड एज द न्यूट्रिएंट्स एंड द फूड आल्सो सर्कुलेट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इस तरीके से वाटर एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के लिए, जो उनके लिए हर चीज़ उनमें जो भी सेल्स है, सेल कंटेंट है, सेल ऑर्गेनल है, वो सारी की सारी पानी से भरी होती है। उसके अलावा उसमें टर्जिडिटी और शेप एंड साइज भी मेंटेन करता है। और मे बी कंसिडरेशन में वाटर इज मे बी जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवेशन ऑफ एन प्लांट, सो वर्ड इज यूज एज टू व्हाट, वाटर इज द डिजायर ऑफ लाइफ इसकी इन प्लांट्स, प्लांट लाइफ। ओके, जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम आगे अगर इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे तो 2 मार्क के लिए कभी कभी हमें क्या पूछा जाता है, एज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच हैव वाटर अ बेसिक प्रॉपर्टीज। वाटर को सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वाटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले यहाँ हम कंसिडर करते हैं या में भी कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि वाटर को अपनी खुद की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम बोलते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में गुणधर्म, उसकी वैशिष्ट्यता क्या है। तो वी हैव टू नो दैट एट रूम टेम्परेचर वाटर इज मे बी कॉमनली एज द लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर वाटर हमेशा कैसे होता है, लिक्विड होता है। चलो दूसरा, वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द सोल्यूट्स। Which are the solutes for the plants? There may be number of the minerals which are to be easily dissolved into the water, and water which can be take up some minerals as in the form of the nutrients and may be reach to the each and every part of the plants, right? So maybe water is the best solvent. Then third one, the water have an neutral pH, neutral just near the 7 pH or maybe the 7 pH. पानी की जो pH है, pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो भी उसकी कंटेंट है वो कितनी होनी चाहिए, बोलता है वो 7 के नियर होती है या 7 होती है। अगर मे भी 7 के नीचे रही या ऊपर रही, अब नीचे रही और ऊपर रही मतलब नीचे क्या होता है एसिडिक और ऊपर क्या होता है अल्कलाइन, बोथ आर अफेक्टेड ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट्स, बट न्यूट्रल pH doesn't be affected on life or the survivation of plants. So water is have as an neutral pH. चलो next one. Then there may be the fourth one property is what. So water is to be just circulated easily from one place to another place. That is maybe higher gradient point to the lower gradient point. कि वाटर अपने आप में खुद ब खुद फ्लूइडिटी होने की वजह से एक जगह से कहाँ बहते जाती है, दूसरी जगह बहते चली जाती है। चलो इस तरीके से हम इसकी 4 प्रॉपर्टीज तो इजीली लिख सकते हैं। कौन सी, इट इज़ मे बी लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, देन इट इज़ मे बी द बेस्ट सॉल्वेंट, देन इट इज़ हैव एन न्यूट्रल pH, बराबर है। उसके अलावा इट मे बी जस्ट सर्कुलेट फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, अपने अपनी ओन लैंग्वेज में। ओके, इसके अलावा भी वाटर में इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, इट हैव एन एबिलिटी हाई स्पेसिफिक हीट, इसमें अपने आप में हाई हीट लेने की स्पेसिफिसिटी है। कैसे, अगर हमारे लिए कंसीडर करते तो हमें पता है कि किसी एक बर्तन में पानी रख दो और उसे अगर टेम्परेचर पर चढ़ा दो तो धीरे धीरे ये वाटर क्या करती है, टेम्परेचर गेन करना शुरू कर देती है। कितना, उसकी जो एक स्पेसिफिक हीट है
कैपेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट लेने की जो एबिलिटी है उसके तहत वो क्या करती है, हैव एन हाई स्पेसिफिक हीट। ओके, उसके अलावा इट हैव एन अनदर वन एबिलिटी मे बी नोन एज टू बी हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन। यस, इवेपोरेशन एक स्पेसिफिक हीट की लिमिट के ऊपर जब एक टेम्परेचर उसका बढ़ना राइज होना शुरू हो जाता है तो खुद ब खुद इस हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ हीट की वजह से इवेपोरेट यानी खुद ही वाटर काय में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, बराबर है, इवेपोरेशन, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन एबिलिटी एज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज आल्सो, इट हैव एन एबिलिटी टू द हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ फ्यूजन और हाई हीट ऑफ एन फ्यूजन। फ्यूजन किसी को तोड़ना है, जोड़ना है, किसी को तोड़ना है, जोड़ना है, मिक्स करना है। फ्यूजन अपने अंदर वो फ्यूज करने की एबिलिटी रखता है। कैसे? तो आपको पता है कि मे भी मिट्टी में पानी जाता है पर मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होती है उसे वो अपने अंदर फ्यूज कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। ऑल्सो वी हैव टू नो दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो डिजॉल्व विद इन इटसेल्फ। ऑक्सीजन को भी वो अपने अंदर क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है, पकड़ लेता है। Consideration. Then later on we have to discuss as the water have as an two types of its own ability of an forces. One who called as the adhesive force and one who called as the cohesive force. Adhesive, attractive force. Maybe have an ability to catch up, capture, लेने की, जोड़ने की बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, जोड़ना और तोड़ना, ठीक है। तो एडेसिव मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, अपने आप से जोड़ना। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देंगे तो मम्मी घर में आटा गूंथती है, बराबर है, उस आटे में पानी डाल दो, आटा खुद ब खुद कोहेसिवली, बराबर है, एक गोला बन जाता है। दैट मे बी जस्ट कॉमन सेंस ऑफ एन स्टडी द वाटर हैव एन कोहेसिव फोर्स और कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडेसिव किसी चीज़ को धुलना, कपड़े धुले जाते हैं, कपड़े धुलने के बाद कपड़ों से क्या निकाला जाता है, मैल है, पसीना, जो भी है, यानी वाटर इज हैव एन एबिलिटी टू कोहेसिव, निकालता है। कंसिडरेशन, तो इस तरीके से मे बी वाटर हैव एन सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज। इसमें से आपको जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज याद आती है, समझ में आती है या कंसिडर करते हो, तो मोस्टली ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट्स। चलो, आपको क्या पता है कि अगर प्लांट्स में कोई वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन है? कौन है? एज द कौन है? रूट है। सबसे पहले तो हम रूट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरे रूट का, होल माउंट रूट का। अगर आपको याद होगा या आपकी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया होगा तो एक लेसन है हमारी 11th में, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। उस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में उन्होंने खास तरीके से हमें रूट्स के बारे में पढ़ाया है। सो कंसिडर दैट मे बी इट इज एन अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एन रूट बेसिकली। फिर वो चाहे एडवेंटिशियस हो, फिर वो चाहे टैपरूट हो, ठीक है। रूट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरा रूट, होल माउंट रूट वाला। इट हैव एज एन डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 5 रीजन्स। ये अपने आप को 5 रीजन में डिवाइड करता है। वन हु कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये उसका पहला द बेसिक पार्ट। उसके नीचे स्पेसिफिकली एक खास पार्ट होता है जिससे नंबर ऑफ हेयर रूट्स निकलती है। Hair-like structures, but it is just structurally as the roots. Number of have an ability to absorb the water from the surrounding area of an root. रूट के आजू बाजू में मिट्टी में जो भी पानी होता है उसे एक ग्लास कंटेंट में अगर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है तो वो किसके पास होती है? रूट हेयर्स के पास होती है। ये कौन है? रूट हेयर्स। और इस वजह से ये जो जितना भी पार्ट एज डिवाइडेड पार्ट जो उसने जस्ट हमारी कंसिडरेशन के लिए अगर बोला गया तो इसे कहा जाता है एज द सेकेंड मोस्ट पार्ट इज रीजन ऑफ रूट्स हेयर।
रीजन ऑफ रूट हेयर्स। कौन है ये? रीजन ऑफ रूट हेयर। उसके बाद हम बोलते हैं कि रूट्स, जैसे जैसे प्लांट्स बड़ा होता है, तो प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होते हैं या प्लांट्स में जैसे जैसे 10 या नंबर ऑफ ब्रांचेस जैसे निकलना शुरू हो जाती है, तो रूट्स भी वैसे वैसे मे बी ग्रोज डीपर इन soil towards the sources of water, that is root is elongate, the root is in the may be having the long length, कि रूट अपने आप में लंबी लेंथ में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कौन सी पार्ट है रूट की जो अपने आप में लंबा होना शुरू हो जाता है? तो मे बी इट इज एन बिटवीन पार्ट कंसिडरेशन द इट मे बी अ थर्ड वन पार्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। Fourth one part considered later on may be as a region of cell division, region of cell division। इसी को कई कुछ नोट्स में बुक्स में region of मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिज्म दिया है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि जस्ट यंगर सेल्स विच कैन बी अंडरगो द सेल डिवीजन, जो ग्रो कर सकती है, नंबर बढ़ा सकती है सेल्स का, उसे मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है, यानी सेल डिवीजन करने वाला। उसके नीचे होता है अ स्मॉलर पार्ट विच इज सो मच डेलिकेटेड एंड कवरिंग विथ वन ऑफ द अनदर टाइप ऑफ जस्ट टाइप ऑफ द रूट कैप, सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ रूट कैप। इसे क्या कहते हैं? रीजन ऑफ रूट कैप। ओके, सो इन दिस वे देयर मे बी 5 types of the region, the root itself may be divided। ये रूट अपने आप में पाँच भाग में या 5 डिवाइडेड पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? तो पहले क्या कहा हमने? बेसिक पार्ट ऑफ रूट इज द मे बी रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ मैचुरेशन का मतलब क्या है? देयर आर द नंबर ऑफ सेल्स बट इट इज मे बी जस्ट मैच्योर्ड परमानेंटली, nothing to be shown as the cell division, nothing to be shown as just to be increase in size and shape, और nothing to be shown as any basic functional role। बस ये शो करता है कि सेल्स जो होती है वो सेल्स अपने आप में थोड़ा सा मोटा थीकर होना शुरू हो जाता है, और मे बी इट इज जस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज पासिंग द वाटर फ्रॉम वन रीजन टूवर्ड्स एज टू बी द बेस ऑफ द स्टेम। ये बस इतना रोल प्ले करता है कि दूसरी रीजन से पानी को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक तरफ से पानी लेता है और दूसरी तरफ पानी भेज देता है, और ये एक परमानेंट कहलाया जाता है। इसमें ना इलोंगेशन होता है, ना लंबाई बढ़ती है, ना इसमें सेल डिवीजन नंबर ऑफ सेल्स होती है, ना इसमें कुछ हलचल होती है, ना इसमें कुछ ऐसा रूट हेयर्स ग्रोथ करती है। बस एक तरीके से एक परमानेंट सेल्स कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? परमानेंट सेल्स, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सेल्स पूरी तरीके से अगर मैच्योर हो चुकी है और उसमें अपने आप में सेटल होके एक जगह बस जमा होना शुरू हो चुकी है, तो दैट में बी कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। दूसरे उसके नीचे का हिस्सा जो है एक खास तरह का पार्ट होता है जिसमें कुछ एबल ऑफ द सेल्स होती है। उन एबल ऑफ द सेल्स से हल्के से फाइन, जिसे बोलते हैं फाइन है सूक्ष्म, फाइन ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ शॉर्टर रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें रूट्स नहीं, नाम क्या देते? रूट हेयर्स। ये क्या करते हैं? विच हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कंटेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी आजू बाजू में अगर मिट्टी में पानी है तो वो आजू बाजू के मिट्टी का पानी एक खास कंटेंट में ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। कौन? रूट हेयर्स। और स्पेसिफिकली इसी सेकेंड मोस्ट पार्ट में, जस्ट लोअर पार्ट ऑफ एन रीजन ऑफ मैच्योरेशन के लोअर पार्ट में ये रूट हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, विच आर द न्यूमरस इन नंबर्स। जैसे हम लोग कैरोट है या फिर रेडिश है, अगर देखते तो उसको पतली सी बारीक सी रूट नज़र आती है, तो वो रूट नहीं, वो उनकी रूट हेयर्स है। वो क्या करती है? जितनी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के हिसाब से आजू बाजू से पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेना शुरू कर देती है, और उस मेन रूट जो होता है उस मेन रूट के अंदर भर के उसका फूड स्टोरेज का जो रोल होता है वो रोल प्ले करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये कहलाया जाता है उसका मेन रूट, और इस मेन रूट का ये छोटे छोटे से स्पेसिफिक रीजन में निकलने वाली रूट हेयर्स। चलो
lower than maybe a part of just a specificity of cells. Such cells are actually initially it is an daughter cells, but is such daughter cells which can be grows higher in a length and may be able to gain its own shape and size. ये जो सेल्स होती है यहाँ पर इनिशियली शुरुआत में, ये जस्ट अभी अभी सेल डिवीजन होने के बाद जो न्यूली डॉटर सेल्स निकलती है वो डॉटर सेल्स इसी पार्ट में छोड़ी जाती है और ये क्या करती है, ये अपने आप में एक खास तरह की सर्डन लेंथ ऑफ साइज बढ़ाती है। जैसे हमारे एनिमल सेल में सेल की एक एबिलिटी होती है कि वो साइज बढ़ाता है, पर प्लांट में सेल जो होती है वो सबसे पहले लेंथ बढ़ाती है। हम एनिमल को ग्रो होते हुए देखते हैं, उस समय में उस एनिमल की बॉडी का साइज बढ़ते हुए देखते हैं इनिशियल, फिर हम कंसिडर करते हैं हाइट बढ़ने। पर अगर प्लांट में सबसे पहले इनिशियली अगर कुछ गेज करते ग्रोथ करके, तो क्या गेज करते कि उसकी हाइट बढ़ रही है, राइट, क्योंकि एक अलग सी एबिलिटी है कि प्लांट में सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और इसमें लेंथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ जो डॉटर सेल्स आई होती है, ये डॉटर सेल्स अपने आप में सडन जैसे अपना ग्रोथ शुरू कर देती है, वैसे ये अपना साइज एंड शेप तो बढ़ाती है, लेकिन अपने आप में एक खास लेंथ ग्रो करना शुरू कर देती है। जैसे ये डॉटर सेल्स यहाँ की अपना लेंथ बढ़ाना शुरू कर देती है, तो ये रूट की जो लेंथ है कंसिडरेशन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो देयर में बी सच a region is called the region of the elongation. Considered then lower than there may be region of the cell division. Region of the cell division का मतलब क्या है? ये यहाँ पर ऐसे टाइप की सेल्स होती which are to be undergo only and only cell division and gives rise to be the just daughter cells. यहाँ जो सेल्स होती है considered as just mature and younger cells. यहाँ जितनी भी सेल्स होती है वो शायद मैच्योर सेल्स होती है, जस्ट अभी अभी यंगर हुई है, और इन्हीं यंगर सेल्स ने सेल डिवीजन को कैरी करते हुए अपने आप को किस में ढाल दिया है, डॉटर सेल्स। और जैसे डॉटर सेल्स को देती है तो कहाँ शिफ्ट कर देती है, रीजन ऑफ द इलोंगेशन। समझ में आ रहा है? कंसिडर्ड द लोअर देन इज सो मच डेलिकेट पार्ट ऑफ एन रूट विच इज कंसिडर्ड द टिप ऑफ द रूट। उसके नीचे जो होता है रूट का एक डेलिकेट सा नाजुक सा हिस्सा होता है, और इस नाजुक से डेलिकेट से हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिकली बाहर से एक कवरिंग चढ़ जाती है, एक टर्जिड और जिसे बोलेंगे कि खास तरह की टफ लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है, तो जिसे रूट कैप कहते हैं। इस वजह से इस पार्ट को रीजन ऑफ रूट कैप कहते हैं। कैप का क्या फ़ायदा है? कैप हम कहाँ पहनते हैं? हमारी सर, यानी जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पार्ट में। तो इसका शुरुआत का हिस्सा रूट का या इनिशियल पार्ट, जो भी इस रूट का इनिशियल पार्ट है, उसमें वो खुद ब खुद बाय नेचुरली क्या बना लेता है, एक टफी और टर्जिड नेचर की एक लेयर बना लेता है, चढ़ा लेता है, जिसे क्या नाम दिया है, रूट की कैप। तो हम भी हमारे सर पर जब कैप चढ़ाते तो किस वजह से चढ़ाते, क्या फंक्शनल रोल होता है कैप का? शो के लिए, फैशन है करके, सो किसके लिए? समर में धूप से बचने के लिए, विंटर में ठंडी से बचने के लिए, और मे भी रेनी में प्लास्टिक की हो तो बारिश से बचने के लिए। दैट इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन। यस ना? क्या है उसका फंक्शनल रोल? प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर भी वो उसे क्या करती है? प्रोटेक्ट ही करती है। क्यों प्रोटेक्ट करती है? क्या रीज़न क्या होगा क्यों प्रोटेक्ट करती होगी? मैंने अभी अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये जो पार्ट होता है रूट का, जो इनिशियल पार्ट कहलाया जाता है, ये बेसिक पार्ट और ये इसका इनिशियल पार्ट, शुरुआत का हिस्सा, ये डेलिकेट होता है। तो डेलिकेट होने की वजह से उसे रूट कैप क्यों चढ़ाई जाती है? रूट कैप अपने आप नेचुरली क्यों लेयर करती है? तो मे बी ये जो पार्ट होता है, यही पार्ट इनिशियली मे बी डिटेक्ट एज द सोर्स ऑफ वाटर। ये क्या करता है? मिट्टी में सोर्स ऑफ वाटर को डिटेक्ट करता है, and maybe goes towards the water source depth and depth in a soil, कि सॉइल में वो बहुत खुलाई में वाटर सोर्स को ढूंढता हुआ, डिटेक्ट करता हुआ नीचे जाता है। अब पानी में जब वो नीचे डेप्थ की तरफ जा रहा होता है टुवर्ड्स द वाटर सोर्स, तो सॉइल में और कुछ भी होता है, क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ इन्फेक्टिंग एजेंट्स बराबर, प्रोटोजोन्स भी होते हैं, वो इस पर हमला कर सकते हैं, इसे डैमेज कर सकते हैं। तो इस वजह से अपने आप में
प्लांट्स की ये जो रूट्स होती है, रूट्स इनिशियली इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर लेता है, एक रूट क्या चढ़ा लेता है, बना लेता है। ओके, उसके अलावा यहाँ एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है अकॉर्डिंग टू रीड। ये जो सेल्स होती है खास तरह का म्यूसिलेज सिक्रीट करती है। व्हाट इज मीन एज द म्यूसिलेज? What is mean as the mucilage? चिक्कड़ स्राव। क्यों? हमारे मुंह में सलाइवा आता है, पानी नहीं बोलते हम लोग, सलाइवा बोलते, बराबर है ना? उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो रूट टाइप का अंदर का जो रूट इनिशियल डेलिकेट रूट पार्ट होता है, इसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है। ये एक फंक्शनल रोल प्ले करता है। कौन सा फंक्शनल रोल? तो मैंने क्या कहा, सिक्रीट द म्यूसिलेज, चिक्कड़ स्राव सिक्रीट करता है। किस लिए? चलो, अगर वातावरण में बारिश है, मिट्टी में अच्छी खासी कंटेंट ऑफ वाटर है, तो मिट्टी कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। तो इजीली मे बी roots is to be goes toward the water sources and maybe goes deeply into the soil, right? But during the summer, during the winter में मिट्टी से पानी की कंटेंट कम हो जाती है, समर में पानी की कंटेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी विंटर में सेमी हार्ड और समर में हार्ड होती है। फिर भी हमें पता है कि समर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं वो अच्छे खासे हरे भरे नज़र आते हैं। वन एग्जाम्पल है मैंगो, बाबुल का पेड़, बराबर है, कांटे वाला, कितना हरा भरा होता है, हम बिलीव नहीं कर सकते इतने में महीने की धूप में भी इतनी टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स को ये एबिलिटी होती है कि उनकी रूट्स क्या करती है, ऐसे हार्डन वाले सॉइल में भी ये म्यूसिलेज सिक्रीट करती है और उस मिट्टी को धीरे धीरे गीला करती है। जैसे मिट्टी अगर गीली हो जाए तो रूट्स को टुवर्ड्स गोइंग एज द डेप्थ, नथिंग एनीवन हु हैज टू बी द बैक। अगर उस गीली मिट्टी में रूट को पानी की सोर्स की तरफ जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। कंसिडर्ड भलाई हुए हमने क्या कहा, समर में मिट्टी कैसे होती है, हार्डी होती है, और हार्डी होने के बाद ये क्या करती है, अकॉर्डिंग टू नीड म्यूसिलेज सिक्रीट करती है, मिट्टी को गीला करती है। और मिट्टी अगर गीली हो जाए तो रूट अपने आप में क्या चली जाएगी, डेप्थ में चली जाएगी, इस तरफ टूवर्ड्स द वाटर सोर्सेज, फॉर व्हाट, टू एब्जॉर्ब एज एन वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने। कंसिडर। चलो, यहाँ पर हमें रूट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चला, विच आर डिवाइडेड इनटू द 5 रीजन्स। अब इनमें से कोई एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ प्ले कर रहा है, जो कि हम बात करेंगे रूट हेयर्स, इसकी रूट हेयर्स। तो मे भी रूट हेयर के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके लिए एक डायग्राम भी बनाना है। हेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? रूट हेयर is elongated in length but considered as only one cell. रूट हेयर भलाई कितना भी लंबा क्यों ना हो, फिर भी उसे क्या माना जाता है, एक सेल माना जाता है। समझ में आ रहा है? रूट हेयर कितना भी लंबा क्यों ना हो बट इट इज कंसिडर्ड एज ओनली वन सेल। कैसे? कहा जाता है ये अपर इपिडर्मल सेल है या रूट इपिडर्मल सेल बोल सकते हैं। अब जो रूट हेयर है उसका देखते हैं स्ट्रक्चर। हमें इतना पता है, ओके, हमें इतना पता है कि प्लांट सेल में जब भी सेल जन्म लेती है तो कंसीडरेशन में सबसे पहले अगर लेयर होती है तो वो किसकी होती है, अपर वन कौन होता है, सेल वॉल। अपर वन कौन होता है, सेल वॉल। उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म। पर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर प्लांट में सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल करके, तो वो कौन होता है, उसका वैक्यूल। कौन होता है वो, उसका वैक्यूल होता है। और कैसे प्लेस होता है वो, सेंट्रली, और जिसमें क्या भर के रखा जाता है, उसका वाटर विथ न्यूट्रिएंट्स। ये जो हमने इस तरीके से निकाला है दिस वन पार्ट, ये उसका कौन है एक्चुअली,
वैक्यूल है। मतलब प्लांट सेल में कुछ ऐसी भी प्लांट सेल्स होती है जिसे हमने क्या नाम दिया है, रूट हेयर नाम दिया है। ओके, और सिर्फ फिनेस नेचर की एक छोटी सी साइटोप्लाज्मिक फिल्म होती है उसके आजू बाजू में। फिल्म यानी पतली सी चद्दर। ये क्या है उसका, साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पर कंसीडर किया जाता है क्या है, न्यूक्लियस। क्या है इसमें, न्यूक्लियस कंसीडर। ओके, उसके बाद इसमें कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रैन्यूल्स की तरह दिखाए गए हैं। दैट में बी द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते तो क्यों नहीं होते, क्योंकि रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इट इज में भी निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। वो कौन है, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। वो सनलाइट में नहीं जी सकता। कंसीडर, उसे सनलाइट नहीं चाहिए। और सनलाइट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। इस वजह से उसमें क्या नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। अगर क्लोरोप्लास्ट होती है तो किस में होती है, द ग्रीन कलर्ड ऑफ द स्टेम और द लीव्स में ही होती है। कंसीडर, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, for the ATP synthesis. Every living cell have an energy which can be synthesized by the mitochondria. So इस तरीके से ये 2 मार्क के लिए क्या बनाना है हमें, डायग्राम, और इसी डायग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। कितनी मार्क्स के लिए है ये, 2 मार्क्स के लिए। कंसीडर दैट। चलो समझ में आ गया। एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाना है, वेल लेबल करना है, और उसके साथ इसी के ऊपर से इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, इसमें क्या क्या होता है, बस इतना बताना है। ओके, चलो हमने यहाँ पर कोई 2 स्ट्रक्चर्स निकाले हैं। किसके, सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका एक फंक्शनल रोल लिखना रिलेटेड टू रूट हेयर्स। कौन सी, द सेल वॉल इज हाईली परमिएबल because we have to know that the root hair which can be play a role as to absorption of an water. So naturally cell wall have as an highly permeable, but maybe cell membrane is the selectively permeable. चलो पानी तो वो लेता है, लेकिन सेल के अंदर किस चीज़ की जो ज़रूरत है, बस वही ज़रूरत की चीज़ सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिलेक्टिवली अपने अंदर परमिट करने देता है। सो सेल वॉल कैसा है, हाईली परमिएबल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये 2 जो सेंटेंस है रिगार्डिंग टू सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये किसमें देना है, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर सेल। इसमें देना है स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर सेल। कंसीडर। चलो एक लास्ट टॉपिक इसका मे बी रिलेटेड टू रूट, टाइप्स ऑफ वाटर। हमने अभी अभी कहा है देयर में बी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन प्लांट सेल इज ओनली डिपेंड ऑन the productivity of an plant cell or the plant is only depend on availability of an water. So which type of the water which can be available for the absorption of roots or absorption in plants. चलो कौन से टाइप का वाटर है जो वाटर इस प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, कौन से टाइप का वाटर, वाटर भी प्रकार में होते हैं, टाइप्स में होते हैं, यस। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी एज टाइप्स ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ वाटर। कितने मार्क्स के लिए, फिर से 2 मार्क्स के लिए। फिर इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू अराइज होगा, ब्लैंक इज वाटर मे बी available for the absorption for plants or available for the absorption in roots. कौन सा water? So maybe there are 4 types of water. First one is the gravitational water.
is mean as the gravitational water? जो मन में आया वो बता दिया, है ना? क्योंकि हमारा बाप बैठा है वहाँ मार्क्स देने के लिए। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ना ही कुछ गेस करेंगे, बिना वजह बात करेंगे लेकिन सोचेंगे नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे। काय प्रियांशु? काही बोलून द्यायचं, काही बडबड करायची। क्या है ग्रेविटेशनल वाटर? जरा लॉजिक तो लगाओ। पानी कहाँ से आता है? आसमान से, लेकिन परकोलेट कहाँ होता है? क्यों होता है? Due to gravity is known as to be the gravitational water. The water is percolated into the soil is known as to be the gravitational water. But such a level of the gravitational water which can be highly reached to the depth of the roots, nothing available for the absorption of water for the plants. मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी से पानी को इतना नीचे खींच लेता है कि ये जो ग्रेविटेशनल वाटर, जिस वाटर को हम नाम दे रहे, ये वाटर लेवल रूट की डेप्थ की हिसाब से बहुत नीचे होता है, जिस वजह से रूट्स की जितनी भी लंबाई ग्रो होने की एबिलिटी है, उसके नीचे की लेवल में पानी होने की वजह से ये वाटर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन फॉर द रूट्स के लिए, यानी ये वाटर रूट्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। श्योर? चलो दूसरा वाटर क्या है? कंसिडर्ड एज टू बी द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। चलो क्या सोचेंगे? काय प्रियांशु सांगून दे, काही पण जे मनात आलं ते। गमती जमतीच करायला बसलो आपण। पीछे बुक है, नोट्स है, सारा सब कुछ हमारे पास है। हम घर से बिल्कुल कुछ भी पढ़ के नहीं आएंगे, कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही यहाँ बैठे बैठे ध्यान लगाएंगे। What is the hygroscopic water? बुक में जो दिया उसके हिसाब से नहीं, तो हम जैसे बोलते हैं कि मिट्टी जो बनी होती, किससे बनी होती? सो एंड फाइन पार्टिकल्स। तो इस पार्टिकल्स में जितनी भी एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जो जाके अपने अंदर में भी एब्जॉर्ब, डीपली एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड मे बी इट इज टाइटली होल्ड विद इन इटसेल्फ। मिट्टी खुद ब खुद इतना टाइटली उस पानी को पकड़ लेती, विच इज नथिंग टू बी अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन वाटर बाय द रूट्स। मिट्टी खुद ही इस पानी को इतना टाइटली अपने अंदर जमा के रख लेती है कि वो पानी छोड़ती नहीं, वो पानी नहीं छोड़ती, तो रूट्स उसके अंदर का पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगी? नथिंग द अवेलेबल। सो व्हाट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर? The fine particles of an soil which can be absorb the water but tightly hold within it, अपने अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े रखती है। इस तरह का जो भी वाटर होता है, वो वाटर वो खुद छोड़ती नहीं। कौन नहीं छोड़ती? मिट्टी नहीं छोड़ती। मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स, वो नहीं छोड़ता, तो रूट कैसे पानी लेगी? सो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। चलो तीसरे प्रकार का वाटर अगर हम पढ़ेंगे तो कंबाइंड वाटर। चलो व्हाट इज मीन एज टू बी द कंबाइंड वाटर? किसे बोलेंगे कंबाइंड वाटर? एक कॉमन सेंस की बात है, पानी तो है लेकिन पानी में, मिट्टी में ऐसी भी कुछ शायद चीज़ें हैं जो इस पानी में कंबाइन हो जाती है। तो कौन सी? कहा जाता है सम ऑफ द हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। हाइड्रेटेड ऑक्साइड यानी पानी में घुलने वाली कुछ ऑक्साइड्स, जो किस फॉर्म में? कुछ मेटालिक आयंस की फॉर्म में भी होती है, बट इट इज हार्म टू प्लांट्स और प्लांट सेल्स। दैट मे बी द सिलिकॉन और द एल्यूमिनियम। इस वजह से अगर ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पानी के साथ कंबाइंड हो जाती तो उस पानी को क्या नाम
नाम देंगे कंबाइंड वाटर एंड नथिंग टू बी इट इज द अवेलेबल फॉर एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये पानी भी रूट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। सो अवेलेबल का मतलब इजी टू एब्जॉर्ब। सो इसका जिसे बोलेंगे यानी कौन सा पानी रूट्स ने इस मिट्टी से एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो मे बी द लास्ट वन इज द कैपिलरी वाटर। चलो चौथा इसे क्या बोलेंगे हम, कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर का मतलब क्या है, देयर में भी इन बिटवीन कहा जाता है कि देयर में भी इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ एन सॉइल। सॉइल के जो दो कण होते हैं, दो पार्टिकल्स होते, प्रेजेंस ऑफ एन सो माइक्रोपोर सो स्मॉलेस्ट पोर्स, छेद होते। हमेशा हम लोग देखते हैं ना, अगर कुछ मिट्टी है या कुछ भी चीज़ है तो उनके ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में यहाँ पर कोई तो जगह है कि नहीं है, कुछ तो छेद जैसे पोर जैसे है, कुछ तो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो मे बी एब्जॉर्ब सच अ pore of an in between the two particles of an soil absorb the water content, and maybe it is just circulated through an micro space towards the available surrounding area of an root, so such called as to be the capillary water, and it can be rises the capillaries, it can be rises the capillary through towards the roots, and it is maybe available of water as the capillary water for the absorption of roots। कि अगर अवेलेबिलिटी है मिट्टी में किसी वाटर की तो कौन सी वाटर है, कैपिलरी वाटर। और यही कैपिलरी वाटर प्लांट्स की रूट्स थ्रू एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल होता है। तो मैंने क्या कहा कि 2 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है हमें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर, और उसमें से 1 मार्क क्वेश्चन है एमसी के लिए क्या पढ़ना है, ब्लैंक इज द वाटर अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, विच टाइप ऑफ वाटर, कैपिलरी। तो कैपिलरी वाटर एक्चुअली किसे कहेंगे हम, किसे कहेंगे, इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स देयर में बी प्रेजेंस ऑफ एन पोर्स एंड सच अ पोर्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद इन इट अ क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हिच इज इजीली अवेलेबल फॉर द कैपिलराइज। कैपिलराइज का मतलब होता है चढ़ाना, कैपिलराइज द वाटर टुवर्ड्स द रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन। So such a type of water is called the capillary water and it is available for the absorption by roots। Sure? चलो इतना समझ में आया है, क्लियर। कितने प्रकार के वाटर होते हैं, हमने तो सिर्फ वाटर पढ़ा था अभी तक, लेकिन आज हमारे प्लांट्स के लिए अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट ऑफ एन नेचर हाउ मच टाइप ऑफ एन वाटर, देयर आर द 4 टाइप्स व्हिच आर दे, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर और कैपिलरी वाटर। बट out of only one of the type of water which is availability for the plants, which type of, maybe capillary water। Sure? पक्का? आज जितना भी पढ़ा है क्लियर हुआ है।